हेलो दोस्तों, गेट सेट स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है तुम्हारा। और आज हम देखने वाले हैं एंड टर्म एग्जामिनेशन 2018 को जो आया था। तो इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो रिपीट होने के चांसेस हैं, और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का रिपीट हो जाएगा, ऐसा होते आया है। तो 2018 का पेपर ये है। 2019 का मैं आगे जाके दिखाने वाला हूँ, मगर हम क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, हम इसके जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करके 9 क्वेश्चन है, जैसे कि तुमने STQA के पेपर में देख लिया होगा कि 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसा पहले क्वेश्चन का करना कंपलसरी होता है, तो ये पहले क्वेश्चन में 5 हिस्से हैं और हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन 3 3 नंबर का है। ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं कि एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन चीज़ें कहाँ से आ रही हैं और किस तरह से आंसर लिखना है, क्या की पॉइंट्स हैं। मतलब तुम्हें इनके आंसर बताने वाला हूँ मैं। तो ये रहा पहले 3 क्वेश्चन, फिर आ जाता है चौथा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां, है ना। और ये हमारा आठवां नौवां क्वेश्चंस। ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चन मैंने बहुत सारे पार्ट इसमें से बता रखे हैं तुम्हें, और पूरा टाइम दूंगा तुम्हें कि इसको एनालाइज कर सको। तुम्हें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं, और जो आंसर तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा उसके प्रॉपर आंसर भी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, और मैं क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलो नोटबुक पे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और पहले क्वेश्चन के हैं 5 हिस्से। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, और हर चीज़ जो है वो 3 3 नंबर की है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेल साइट्स इन अ सेल्यूलर सिस्टम। ठीक है। मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेल साइट्स क्यों होना ज़रूरी है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब तुम्हें मैं दिख रहा हो, इतने छोटे में तो नंबर मिलेंगे नहीं, तो तुम्हें थोड़ा अकल लगानी है, और मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ तुम्हें, क्या किस तरह से अपना आंसर फ्रेम करना है उसी हिसाब से कर देना। तो क्या है कि जब नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा होंगे तो कवरेज इंक्रीज़ होगी, कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, और क्वालिटी ऑफ सर्विस इंक्रीज़ होगी। ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं तुम्हें। अब इसको इलैबोरेट करने के लिए मैंने कुछ कीवर्ड बता रखे हैं, जैसे कि कवरेज इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, अगर सेल्स ज़्यादा हैं तो गुड कवरेज होएगी डेफिनेटली, है ना। कैपेसिटी इंक्रीज़ मतलब सेल साइट्स डायरेक्टली अफेक्ट कैपेसिटी ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क। तो नंबर ऑफ सेल साइट्स अगर इंक्रीज़ होगी एज डायरेक्टली अफेक्टिंग कैपेसिटी, तो फिर इस वजह से कैपेसिटी भी सेलुलर नेटवर्क की इंक्रीज़ हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करें तो नंबर ऑफ साइट्स, सेल साइट ज़्यादा है तो बेटर क्वालिटी होगी, है ना। बेटर कंट्रोल ओवर क्वालिटी होगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि ईजी था। डिफरेंस बिटवीन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन LMDS और MMDS, एप्लीकेशन ऑफ WLL टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब ये हमारा 4th यूनिट का हिस्सा है। तो मैंने एक बार देख लो इसको कि LMDS और अंतर क्या होता है MMDS में। LMDS मतलब लोकल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। ठीक है। एम मतलब मल्टी चैनल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। ठीक है। ये अंतर में तो नहीं आता, मगर डेफिनेशन है। तो हमें पूछा जा रहा है कि डिफ्रेंशिएट करना है इनके बीच में। तो क्या है कि इसके पास हाई कैपेसिटी होती है, इसके पास मीडियम कैपेसिटी होती है। अभी ऐसे समझना, नीचे जो है पॉइंट में दोनों को ही क्लियर करा गया है। फिर है हाई डेटा रेट्स होते हैं, इसकी लो मीडियम डेटा रेट्स होते हैं। यानी मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ कि LMDS जो है उसकी हाई कैपेसिटी एंड डेटा रेट्स होते हैं, वाइल MMDS, ठीक है, डेफिनेशन ये भी याद कर लो अभी, कि लोकल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, मल्टी चैनल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। और MMDS मल्टी चैनल की क्या होती है, कैपेसिटी और डेटा रेट्स दोनों ही मीडियम से लो होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और कहाँ यूज़ होता है MMDS LMDS, ये ज़रूरी है, यूज्ड इन मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। वाइल मल्टी चैनल से ही समझ में आ रहा है, चैनल यानी वायरलेस केबल टीवी, है ना, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, समझ में आया। फिर आता है एक नोट का पॉइंट, क्योंकि ये नोट का पॉइंट तुम्हें इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ घुमा फिरा के इन दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करेंगे। तो बोथ हैव हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स एंड शॉर्ट टू मीडियम रेंज। ठीक है। दोनों की हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, कोई गलत मतलब दोनों ऐसा है कि ये डिफरेंस तो हो नहीं सकता इसका, इसलिए मैंने इधर ही लिख दिया कि दोनों की फ्रीक्वेंसी बैंड हाई है और शॉर्ट से मीडियम रेंज है। बट LMDS इज़ ऑफन यूज फॉर हाई स्पीड डेटा सर्विसेज। समझ आया कि LMDS हाई स्पीड डेटा सर्विसेज के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हाई डेटा रेट्स हैं, हाई कैपेसिटी है। एंड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिखा भी है ना। वाइल MMDS typically used for television broadcasting and wireless cable TV services। इतना लिखते ना, अगर तुम इस पैराग्राफ में लिखना चाहो तो। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का ये थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं, एक बार थर्ड पार्ट पढ़ लेता हूँ कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी, है ना। स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी टेक्निक्स को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख रखी हैं, वैसे चौथी CDA में है कि अगर तुम भूल जाओ किसी को तो ये यूज़ कर लेना। वैसे 3 ही काफ़ी हैं, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है। तो देखो, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर वो ऐसा नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, अगर ऐसा नहीं पूछेगा, बार बार टेक्निक्स को टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ उसके लिए सॉरी,
तो वो ऐसा पूछ सकता है कि FHSS और DSSS में क्या अंतर है, या FHSS और THSS में क्या अंतर है, ऐसे करके भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकता है, बस तुम्हें कीवर्ड पकड़ना है कि अगर स्प्रेड स्पेक्ट्रम की बात आए तो हमें ये हॉपिंग वाली चीज़ें लिखनी है, ठीक है। या SS का मतलब ही स्प्रेड स्पेक्ट्रम है, तो FH मतलब फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। अगर तुम्हें फुल फॉर्म भी याद है ना इसकी, तो तुम डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन कहती है, ये म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ क्योंकि पेपर में तो बड़ा चढ़ा के लिखना है, यहाँ तो समझाना है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल रैपिडली स्विच अमंग सेवरल चैनल्स इन प्री डिटरमाइंड पैटर्न, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्विच होती रहती है। स्विच होने की वजह से क्या हो रहा है, सिग्नल बिकम मोर डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट, है ना। अब बार बार फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो सिग्नल डिफिकल्ट होगा, तभी तो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग लिखा है। इंटरसेप्ट करना, इंटरफेयर करना, यानी इंप्रूव कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ जैमिंग। मान लो कि फ्रीक्वेंसी जैम करने वाला था वो, अब फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो रही है तो जैमर को भी दिक्कत आ जाएगी। ये ऐसे समझ सकते हैं इंटरफेरेंस होने की संभावना कम हो गई, यानी अच्छी चीज़ है ये, है ना, इसलिए यूज़ करते हैं। फिर आता है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है, DSSS। DSSS क्या है, डेटा सिग्नल इज स्प्रेड अक्रॉस वाइडर बैंडविड्थ। एक डेटा सिग्नल है, उसकी वाइडर बैंडविड्थ में स्प्रेड हो जाता है वो, बाय मॉड्यूलेटिंग इट विद हायर रेट्स स्प्रेडिंग कोड, ठीक है। हायर रेट स्प्रेडिंग कोड की वजह से, मॉड्यूलेट करने की वजह से उसको हम वाइडर बैंडविड्थ में डाल सकते हैं, किसको, डेटा सिग्नल को स्प्रेड कर सकते हैं। ये था हमारा डायरेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। 3-4 बार पढ़ना, थोड़ा दिमाग में डालना, या लॉजिक लगा के लिख सकते हो डेफिनेशन। फिर आता है टाइम हॉपिंग। अभी हमने फ्रीक्वेंसी हॉपिंग देखा था, तो टाइम हॉपिंग भी सिमिलर है, सिमिलर टू FHSS, बट BUT है, ठीक है, यू है। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम यहाँ क्या करते हैं, हम रैपिडली स्विच अमंग डिफरेंट टाइम स्लॉट। जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो टाइम स्लॉट्स के बीच में शिफ्ट होता है, ठीक है। तो हॉपिंग है, मगर यहाँ पे टाइम स्लॉट्स की। CDMA में मतलब मल्टीपल यूजर्स शेयर सेम फ्रीक्वेंसी बैंड यूजिंग यूनिक स्प्रेडिंग कोड, ठीक है। ये बात तो तुम्हें पता है, CDMA के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल यूजर शेयर करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को, है ना, और स्प्रेडिंग कोड यूनिक होते हैं उनके। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कहता है, कंपेयर करना है IS-95 और CDMA 2000 और WCDMA, इनको कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ पावर कंट्रोल मैकेनिज्म। तो कभी कभी ये क्वेश्चन जो है ट्रिकी हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि चलो इनको कंपेयर तो कर लेंगे, मगर पावर कंट्रोल के ही बेसिस पे करना है, तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। इसलिए क्या है कि ये जो है जनरली एक जैसा काम कर रहे हैं। क्या है ये टाइप ऑफ पावर कंट्रोल, इसमें ओपन लूप है, इन दोनों में क्लोज लूप है, ठीक है। CDMA 2000 और WCDMA, अब अगर इन दोनों में अंतर पूछा जाएगा तो गड़बड़ हो सकती है ना, इसलिए इनको पढ़ के रखना। वरना इन ये दोनों ऐसा है कि ये एक इकलौता चीज़ है और ये अलग चीज़ है ना, ये दोनों साथ में लिए जाते हैं। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो वो समझ में आ रहा होगा। पर्पज़ क्या है इसका देख लेते हैं, टू कंट्रोल ओवरऑल ट्रांसमिट पावर ऑफ मोबाइल डिवाइस, ओवरऑल ट्रांसमिट पावर को कंट्रोल करना। और CDMA 2000 और WCDMA में दोनों में सेम लिखा हुआ है, ठीक है। मेंटेन क्वालिटी ऑफ वायरलेस लिंक एंड टू रिड्यूस इंटरफेरेंस, यहाँ पे भी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और रिड्यूस करते हैं इंटरफेरेंस को, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसमिटिंग पावर को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं दोनों में, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, मोर सोफेस्टिकेटेड पावर कंट्रोल मैकेनिज्म, ये क्या है, ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड है। इसी की वजह से, सोफेस्टिकेटेड होने की वजह से, दिस मेक्स CDMA 2000 एंड WCDMA मोर इफेक्टिव इन मेंटेनिंग क्वालिटी। इस वजह से क्वालिटी मेंटेन हो पाती है, सोफेस्टिकेटेड है, ठीक है, ऐसे लिखना। ऑफ वायरलेस लिंक एंड रिड्यूस इंटरफेरेंस, ठीक है, कंपेयर टू IS-95। ये चीज़ जरूर डाल देना। पहला सोफेस्टिकेटेड पावर कंट्रोल है, मैकेनिज्म है, और दूसरा कि क्वालिटी मेंटेन करने के काम आता है किसमें, वायरलेस लिंक में, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस रिड्यूस हो जाता है। ये था हमारा पावर मैकेनिज्म, पावर कंट्रोल मैकेनिज्म के बेसिस पे। चलो पांचवा हिस्सा देख लो। पूछ रहा है कि डिफाइन द टर्म फेड रेट, एवरेज फेड ड्यूरेशन, डेप्थ ऑफ फेडिंग, इन तीनों को डिफाइन करने के लिए बोला है। और लास्ट में मैंने कंक्लूजन निकाल दिया है जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। पहले एक एक करके डेफिनेशन देख लो, फिर लास्ट वाला कंक्लूजन तुम्हारी सारी डेफिनेशन याद रखने में मदद करने वाला है, ठीक है। तो फेड रेट क्या होता है, फेड रेट, रेट एट विच फेडिंग हो रही है ना, नाम से ही पता चल रहा है। तो रेट एट विच वायरलेस सिग्नल फेड्स और डिक्रीज इन स्ट्रेंथ। फेड रेट यानी जिस रेट पे वायरलेस सिग्नल डिक्रीज या फेड हो रहा है अपनी स्ट्रेंथ में। कैसे मेजर होती है, डेसिबल पर सेकंड में, DB पर किलोमीटर में, या DB पर सेकंड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग रिलायबिलिटी ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। असल में ये तीनों इंटरलिंक्ड है, ठीक है, थोड़ी हिंट दे दी। और इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है ये डिटरमाइन करने में, रिलायबिलिटी किसकी, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की, ठीक है। यहाँ WC लिखना छोटा, मगर पेपर में बड़ा ही लिखना। एवरेज फेड ड्यूरेशन, ये क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज लेंथ ऑफ टाइम दैट अ वायरलेस सिग्नल इज बिलो अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड।
है ना, एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है, उसके नीचे जब तक है ना वो, तो उस टाइम को, उस एवरेज लेंथ ऑफ टाइम को हम एवरेज फेड ड्यूरेशन कहते हैं। ड्यूरेशन यानी टाइम की बात हो रही है। क्या डिटरमाइन करता है? रिलायबिलिटी तो करता ही है, जैसे पिछले वाला कर रहा था, ये रोबस्टनेस भी करता है एक सिस्टम की। ठीक है, कौन से सिस्टम की? वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, दिमाग में बैठ जाए। डेप्थ ऑफ फीडिंग, अब डेप्थ की बात आ गई, तो रिफर्स टू द एक्सटेंट एट विच द वायरलेस सिग्नल फीड्स। ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है फेड तो हो रहा है, स्ट्रेंथ कम हो तो रही है, मगर कितनी एक्सटेंट पे, किस सीमा पे? और डिक्रीज इन स्ट्रेंथ, है ना, एक्सप्रेस इन डेसिबल, ये डीबी में ही एक्सप्रेस होता है। एंड इज मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम सिग्नल स्ट्रेंथ। यानी एक सिग्नल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है, मिनिमम क्या होती है, उनका डिफरेंस जो होता है वो डेप्थ बताता है ना, एक्चुअल में कितनी सीमा है उसकी। अब टुगेदर आर की मैट्रिसेस, अगर मैं सबको एक साथ लेके जाऊँ तो ये तीनों क्या है, की मैट्रिसेस हैं फॉर कैरेक्टराइजिंग बिहेवियर ऑफ फीडिंग, फीडिंग का बिहेवियर को कैरेक्टराइज करने के लिए। कहाँ पे? वायरलेस कम्युनिकेशन में। एंड यूज टू डिटरमाइन रिलायबल रोबस्ट एंड क्वालिटी ऑफ वायरलेस लिंक। तो समझ में आया ये रामबाण क्यों था? मतलब ये तुम तीनों की डेफिनेशन में डाल सकते हो। कैसे? कोई पूछेगा फीड रेट क्या होता है, पहले तो तुम लिख दो ये वाली लाइन, पहली लाइन। ठीक है, मान लो कि बड़ा क्वेश्चन आ गया, तब क्या करोगे, है ना, मान लो 2.5 मार्क्स के आगे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पूछी है, तो 3 पॉइंट्स बनाते ना, माना बन जाएंगे। मगर कोई भूल जाए तो ऐसे बोल देना कि फीड रेट इज़ अ की मैट्रिक्स फॉर कैरेक्टराइजिंग बिहेवियर ऑफ फीडिंग, है ना, और इट डिटरमाइंस रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस एंड क्वालिटी ऑफ वायरलेस नेट लिंक। ठीक है, भले ही यहाँ लिखा हुआ है मगर ये तीनों में ही काम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ और हमारे पास कितने नंबर मिल गए? 15 नंबर मिल गए। सो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा 15 नंबर का है, और दूसरा और तीसरे क्वेश्चन में चॉइस है। ठीक है, क्योंकि यूनिट 1 शुरू हो जाती है अब। तुम्हें पता होगा कि सेकंड क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं और थर्ड क्वेश्चन के 2 ही हिस्से हैं, मगर तुम्हें जिसको भी अप्रोच करना है वो कर सकते हो। तो मैं अभी सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, मैं थर्ड भी बताऊँगा, ऐसी बात नहीं है। और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए क्या कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना बताऊँगा। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि बाकी के क्वेश्चन कहाँ है, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो फिलहाल ये देख लो, क्वेश्चन कह रहे हैं कि लिस्ट आउट द फीचर ऑफ कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम। तो पहले बोल रहे हैं कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम, उसके क्या जानना चाह रहे हैं? फीचर्स जानना चाह रहे हैं। कॉर्ड नहीं है, मतलब टेलीफोन में कॉइल होती थी ना, कॉर्ड होती थी। तो इसके क्या क्या है? पहली बात तो वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, वायर ही गायब हो गई, है ना, तो ये फीचर ही तो है वायरलेस कम्युनिकेशन। टॉपिक का, चैप्टर का नाम ही लिख दो, है ना। तो यूजेस रेडियो वेव टू कम्युनिकेट, क्योंकि ये कौन सी वेव लेते हैं? रेडियो वेव यूज़ करते हैं कम्युनिकेट के लिए, ना कि केबल वायर्स। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये है 5 3 तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इनफ पॉइंट है, 6 पॉइंट है, अगर एक भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, 2 भूल जाओगे तो थोड़ा पढ़ के रखना भाई, और दिमाग लगाओगे तो पता ही चल जाएगा। वायरलेस कम्युनिकेशन, क्योंकि रेडियो वेव यूज़ करते हैं। हैंडसेट पोर्टेबिलिटी, यानी तुम हाथ में लेके घूम सकते हो, कैरी कर सकते हो हैंडसेट को, है ना। कॉल वेटिंग एंड कॉलर आईडी। अब देखो आजकल कितनी आम बात है ये, देखो कुछ चीज़ें ना इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं ना तो याद रहती हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो कॉलर आईडी, आजकल तुम्हें किसी का भी फ़ोन आता है, मम्मी का फ़ोन आता है, पापा का आता है, तो लिखा हुआ आ जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? अलाउ टू सी यू वो इज़ कॉलिंग, कौन तुम्हें कॉल कर रहा है बिफोर यू आंसर, उसका कॉल उठाने से पहले तुम्हें पता चल जाता है। आजकल आम बात है, मगर ये चीज़ बड़ी है ना, जब हम देखा जाए कि पता क्या चलेगा कौन कॉल कर रहा है। एंड पुट वन कॉल ऑन होल्ड वाइल आंसरिंग अदर्स, जो हम हमेशा करते रहते हैं, मगर यहाँ पे पॉइंट वो लिखना है कि हम एक कॉल को होल्ड में लगा सकते हैं दूसरे को आंसर करने के लिए। तो कॉल वेटिंग का कॉन्सेप्ट भी इस कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम से आ गया। ठीक है, फिर आता है इंटरकॉम और कॉन्फ्रेंस कॉलिंग, बोलने की ज़रूरत नहीं है, इंटरकॉम कॉल्स को अलाउ करता है और कॉन्फ्रेंस मल्टीपल पार्टी के साथ हम कर सकते हैं, है ना। रेंज रेंज बढ़ गई है, सेवरल 100 हो गई है, और लॉन्ग बैटरी लाइफ। ठीक है, हम सेवरल आवर्स तक चला सकते हैं। ये था हमारे फीचर्स। आसान था ना पहला पार्ट। दूसरा देखते हैं। तो दूसरा पार्ट कहता है डिस्कस रिवर्स एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स चैनल इन IS-95 CDMA में। ये एक कमेंट में भी मेरे से पूछा था किसी ने कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाओ भाई, क्योंकि टाइम कम है, तुम्हें पता है कल ही पेपर है ना, तो तुम्हें ही बोलोगे कि ये क्वेश्चन पेपर में आया भी नहीं और तुमने बना दिया अलग से वीडियो, इसलिए मैंने बनाता। जो तुमने आखिरी में देखा था CMMI वाली मैंने बनाई थी STQA की, वो आया था ना पेपर में। तो जिस चीज़ पर कन्फर्मेशन होती है उसी पर बनाया जाता है ना। ये आ सकता है, ऐसी बात नहीं, आएगा ही नहीं, मगर क्या ज़्यादा चांसेस है, नहीं कुछ मालूम नहीं। तो IS-95 CDMA स्टैंडर्ड्स, 2 तरह के चैनल्स होते हैं ना, फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स चैनल। तो यूज़ टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम बेस स्टेशन से मोबाइल डिवाइस, कहाँ से? BS से मोबाइल डिवाइस पे, इतना समझ में आता है। फॉरवर्ड, दोबारा बोलता हूँ, स्टेशन से मोबाइल पे जा रहा है क्या डेटा, इसको हम डाउन लिंक भी कहते हैं या फॉरवर्ड लिंक भी कहते हैं, है ना। FD होती है बैंक में, है ना, वैसे अगर याद कर लेना। यूज स्प्रेडिंग कोड टू स्प्रेड सिग्नल ओवर वाइडर फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है, ये स्प्रेडिंग कोड यूज़ करते हैं, ये भी करता है, अभी बताता हूँ इसका। चैनल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम मोबाइल डिवाइस टू बेस स्टेशन, यहाँ क्या हो रहा है? मोबाइल से बेस स्टेशन जा रहा है, यानी अपलिंक और
रिवर्स लिंक, है ना, यू आर, ठीक है। ऑल्सो यूज़र स्प्रेड कोड, स्प्रेड कोड, है ना, ये भी स्प्रेड कोड को यूज़ करता है। हाउएवर ऑपरेट इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, पहले भी बता रखा है जब मैं अपलिंक और डाउनलिंक पढ़ा रहा था तुम्हें। कहाँ बताया था, जब मैं इरीडियम और ग्लोबल स्टार पढ़ा रहा था, है ना, तब बताया था अपलिंक और डाउनलिंक। तो देखो यहाँ काम आ रहा है ना कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी कि रिड्यूस कर सके इंटरफेरेंस को, तो चीज़ें काम आ जाती हैं। सो अब दिल थाम के बैठो और याद रखना, पेपर में कैलकुलेटर ले जा लेना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ वही आ जाए और क्या पता वैल्यू चेंज भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाए और तुम बोलो कि खामखा के 5 नंबर मैंने छोड़ दिए। एक बात बताओ, क्या ये 5 नंबर लेना दिक्कत का काम है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं। कुछ लिखना नहीं है, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये मैंने गिवन लिखा है, सोच रहे हो 5 नंबर यहीं पे हैं थोड़े बहुत। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ तुम्हें कि कंसीडर दैट जियोग्राफिकल सर्विस एरिया ऑफ अ सेल्युलर सिस्टम, जहाँ पे 42,000 एरिया है जिसका, है ना, जोग्राफिकल सर्विस एरिया। टोटल कितने रेडियो चैनल हैं? 1001, एंड आर अवेलेबल फॉर हैंडलिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। सपोज एरिया ऑफ सेल जो है कितना है, 12 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। हाउ मेनी टाइम वुड द क्लस्टर ऑफ साइज 7 हैज़ टू बी रेप्लीकेटेड? तो क्लस्टर का साइज 7 बता दिया और टाइम पूछ रहे हैं कितना, हाउ मेनी टाइम, कितना रेप्लीकेट करना है ना, नंबर ऑफ टाइम बताना है। ये कितना ज़्यादा रेप्लीकेट करना पड़ेगा कि हम पूरा सर्विस एरिया कवर कर पाएँ, ठीक है। ये एरिया था ना हमारा, सर्विस एरिया कवर कर पाएँ। और कैलकुलेट, सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में दो चीज़ें पूछी हैं, देखो क्वेश्चन को बहुत डीपली लेना, क्योंकि सेकंड पार्ट में दो चीज़ें पूछी। कैलकुलेट नंबर ऑफ चैनल पर सेल, चैनल पर सेल को बताओ, और दूसरा सिस्टम कैपेसिटी को बताओ। तो ठीक है, हम ये तीनों चीज़ निकालते हैं, मैं डब्बे में बना दिया तीनों चीज़ें। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ सेल रिक्वायर्ड टू कवर एंटायर सर्विस एरिया, सर्विस एरिया कितना है उसको, और सेल का एरिया कितना है, 12 किलोमीटर पर सेल, है ना। तो इतने सेल्स चाहिए। लग रहा है इजी, मगर क्या बोला है, क्लस्टर का साइज़ दे रखा है। तो हमारा इतने सेल का क्लस्टर है, मतलब क्लस्टर का साइज़ 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो आ जाएगा 50 क्लस्टर। क्योंकि हर एक क्लस्टर के अंदर इतने सेल्स हैं, है ना, मतलब हर एक क्लस्टर के अंदर 7 सेल्स हैं, तो 50 क्लस्टर्स बना दिए जाएंगे कि हमारे 350 सेल्स कवर हो जाए। ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल, इसमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। मगर मैं बताऊंगा आगे इसी पेपर में, आगे कैलकुलेटर की ज़रूरत काफ़ी पड़ जाएगी जब और न्यूमेरिकल करेंगे, तो रख लेना, ज़्यादा बुरी बात नहीं है, अच्छी बात ही है। नंबर ऑफ चैनल पर सेल, क्वेश्चन पूछ रहा था ना हमसे सेकेंड पार्ट में कि कैलकुलेट नंबर ऑफ चैनल पर सेल। तो नंबर ऑफ चैनल पर सेल क्या होता है कि हमारे पास कितने चैनल थे, नंबर ऑफ चैनल कितने थे, और एक, और सेल कितने हैं, इतने हैं, तो हमारे इतने चैनल पर सेल आ जाएंगे 287, ठीक है। लास्ट पार्ट पूछ रहा था कि सिस्टम की कैपेसिटी क्या है। यहाँ बच्चे तंग हो जाते हैं, फॉर्मूला नहीं पता होता, तो थोड़ा देख लो। चैनल पर सेल इंटू नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं 350, अब ये भी मैं कितनी बार बता चुका, हमने निकाला ही हुआ है। और चैनल पर सेल कितने हैं 2.87, है ना। तो इसको 350 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, समझ में आई बात। तो चैनल पर सेल इतने आ गए। ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन, और हमारा यहीं पे सेकंड क्वेश्चन यूनिट 1 का कंप्लीट होता है, एंड टर्म का, है ना। ये भी 5 नंबर का था। तो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे पीसीएस का आर्किटेक्चर बताओ। मैं तुम्हें मेरे हिसाब से इस चैनल पे 2 से 3 बार बता चुका हूँ, ठीक है। और ख़तरनाक बात यह है, पेपर में 9 नंबर का आया है, सोच सकते हो। अच्छी बात यह है कि सेकंड और थर्ड में ऑप्शन था, तो तुम सेकंड चूज़ कर सकते हो, क्योंकि सेकंड इजी थे, है ना। 5 5 नंबर के 3 सवाल थे, इजी थे। तो तुम्हारे ऊपर है वो, जो ज़्यादा प्रिपेयर करके आओ। पीसीएस आर्किटेक्चर को चार्ट जाना बढ़िया से, ठीक है, कि 9 नंबर का लिख सको कम से कम, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये चीज़ करके रखना कि हमें पता ही नहीं है क्या लिखना है, ऐसा ना हो। 9 नंबर में कम से कम 3 पन्ने तो रहते ही हैं, तो 3 पन्ने तो लिख के तैयार रखना। मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी इन वायरलेस कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी टेक्निक्स। तो पहले डाइवर्सिटी पूछा, फिर डाइवर्सिटी टेक्निक पूछा। तो ये क्वेश्चन बना है 6 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, ठीक है। इसको एक्सप्लेन अच्छे से करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, ये 4 तो हैं ही। तो बात करते हैं डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी टेक्निक की, ठीक है। तो डाइवर्सिटी रिफर टू मल्टीपल इंडिपेंडेंट चैनल। कौन सी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं, वायरलेस कम्युनिकेशन की डाइवर्सिटी रिफर करती है मल्टीपल इंडिपेंडेंट चैनल और पाथ टू इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, कि क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, रिलायबिलिटी अच्छी हो जाए कम्युनिकेशन की। उन सारे मल्टीपल चैनल्स और पाथ को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। इसका आइडिया क्या था, मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ फेडिंग एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस और फेडिंग जो है वो बुरी चीज़ है कम्युनिकेशन में, तुम्हें पता है ये, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ फेडिंग कई बार। तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है, इसके इफेक्ट को, इसलिए डाइवर्सिटी लाई जाती है। अब इसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं, पहले स्पैटियल डाइवर्सिटी, दूसरा है फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी, तीसरा टाइम डाइवर्सिटी, देन पोलराइजेशन डाइवर्सिटी। याद कर लो,
स्पैटियल फ्रीक्वेंसी टाइम पोलराइजेशन। अब स्पैटियल में क्या होता है, मल्टीपल एंटीनाज होते हैं, मल्टीपल एंटीनाज है तो जाहिर सी बात है मल्टीपल पाथ होंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी में क्या होता है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी चैनल्स होते हैं। टाइम डाइवर्सिटी में पता होगा, नाम से ही पता चल रहा है, टेक्निक इन्वॉल्व यूज़ ऑफ मल्टीपल टाइम स्लॉट, इस तरह से लिखना है कि फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी टेक्निक इन्वॉल्व यूज़ ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी चैनल्स। तो यहाँ देखो बड़ा चढ़ा के तुम्हें लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये तो मैं जस्ट शॉर्ट पॉइंट्स हैं। तो टेक्निक इन्वॉल्व यूज़ ऑफ मल्टीपल टाइम स्लॉट सच एज TDM, है ना, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, ये पता होगा। और टाइम डिवीजन डुप्लेक्स भी होता है, TDD। एनीवेज, पोलराइजेशन डाइवर्सिटी की बात करें तो टेक्निक इन्वॉल्व यूज़ ऑफ मल्टीपल पोलराइजेशन फॉर सिग्नल्स। क्या इन्वॉल्व करती है, मल्टीपल पोलराइजेशन ऑफ सिग्नल टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट पाथ टू ट्रैवल। इतना समझ में आता है तो इतना लिख देना। और लास्ट पॉइंट है हमारा, ये लास्ट पॉइंट जब लिखोगे इम्पैक्ट पड़ता है पेपर में, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन छोड़ दिया है तुमने, मगर आखिरी लाइन लिखोगे ना, हेंस या कुछ ना कुछ अपना टेक अवे देके जाओगे तो आंसर कंप्लीट दिखता है। तो ईच टेक्निक प्रोवाइड डिफरेंट वे टू अचीव डाइवर्सिटी। हर टेक्निक क्या करती है, अपने अपने तरीके हैं डाइवर्सिटी लाने के, मगर इनके इन सबको कंबाइन करा जाता है तो ग्रेटर इंप्रूवमेंट होती है। कोई बेकार बात है क्या, सेंस वाली बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो बस इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है। अब अब क्या है, ये फोर्थ क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, यूनिट 2 का है ये। और मैं इसके बाद फिफ्थ वाले क्वेश्चन, फिफ्थ सिक्स सेवन नाइन्थ जो है वो अगली वीडियो में लूँगा, क्योंकि ये लंबा हो रहा है। और मुझे पता है तुम थोड़े बोर वोर हो रहे होगे, या मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम की टेंशन है तो पढ़ लेना भाई, कुछ भी आ सकता है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा आखिरी होगा, इसके 2 पार्ट हैं और दूसरा वाला न्यूमेरिकल है तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं कि एक्सप्लेन GSM प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब मैं ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन को काफ़ी बार बता चुका हूँ, काफ़ी बार, जितना PCS बताया ना उतना ही मैंने GSM बताया वीडियोज़ में। तो तुम वो वीडियोज़ जाके देखना जिसमें मैंने प्रॉपर डायग्राम बनाया है, सब कुछ बनाया है। यहाँ में तुम्हें निराश ना हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। निराश होने का मतलब ये है कि तुम्हें कीवर्ड्स भूल गए या तुम वो वीडियोज़ बैक जाके देखना नहीं चाह रहे, है ना। तुम्हें थोड़ा सा लिखा है, 1 पेज लिखा है और ये 7 नंबर का सवाल है तो उस हिसाब से लिखना है ना। तो ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट, 3 मेन पार्ट हैं और इनके अंदर भी सब पार्ट हैं, इसलिए पढ़ लेना, ठीक है। जैसे MS के अंदर हमारा SIM भी आता है ना, ME भी आता है, तो वो चीज़ें देख लेना भाई, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो मोबाइल स्टेशन कैरिड बाई यूज़र, यूज़र के पास होता है। मोबाइल फ़ोन एसोसिएट हार्डवेयर होता है, उसमें सिम होता है, एंटीनाज होते हैं, सब्सक्रिप्शन इन्फो होती है, बात खत्म। बेस स्टेशन सब सिस्टम BSS, ठीक है। रेडियो लिंक को मैनेज करता है किसमें, मोबाइल स्टेशन और नेटवर्क में, है ना। क्या इंक्लूड करता है, मेनली इंक्लूड करता है बेस ट्रांसरीवर स्टेशन और बेस स्टेशन कंट्रोलर, BSC BTS, ठीक है, ये दोनों के। फिर आता है नेटवर्क स्विचिंग सब स्टेशन, तीसरा वाला मेन पार्ट, ठीक है। बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ मैं बीच में, ध्यान रखना है इसको। मैनेज कोर नेटवर्क एंड कॉल प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ GSM, कोर नेटवर्क को मैनेज करता है। थोड़ा अगर तुम डायग्राम नहीं आता है तो देख लेना भाई, फिर से कह रहा हूँ, मगर ये छोटा सा टेक अवे है कि मोबाइल स्टेशन लिंक्ड है BTS यानी बेस ट्रांसरीवर स्टेशन से, BSC यानी बेस स्टेशन कंट्रोलर से लिंक्ड है। फिर आता है मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर, फिर आता है होम लोकेशन रजिस्टर, फिर VLR भी आता है, बाकी चीज़ें भी आती हैं, अदर MSCs, है ना। MSCs यानी मोबाइल सर्विस स्विच सेंटर्स, यहाँ पे भी लिखा है। तो ये था हमारा ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, और इसका प्रॉपर जो आर्किटेक्चर है, 3 टायर आर्किटेक्चर है, उसको एक बार पढ़ लेना। तो आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। अब तुम मेरे से पूछोगे कि इस क्वेश्चन को करें या ना करें। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और देख रहे हो 4 पार्ट हैं और हर पार्ट तुम्हें 2 नंबर दिला देगा। और बात करें हार्ड है या सिंपल है, तो मैं कहूँगा बहुत सिंपल है भाई। अगर तुम्हें थोड़ा सा डिवाइड करने के 2 नंबर मिल रहे हैं तो क्यों क्यों कोई लेना नहीं चाहेगा। और तुम सोचो 8 नंबर का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, तुम्हें 2-3 पन्ने भरने पड़ जाते, है ना। यहाँ पे तो तुम थोड़ा बहुत प्लस माइनस डिवाइड करके आंसर ला रहे हो। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक GSM है, यूज़ कर रहा है फ्रेम स्ट्रक्चर वेयर ईच फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 8 टाइम स्लॉट। टाइम स्लॉट ध्यान में रखना, ठीक है। मैंने चाहता था इसको 2-3 पेजों में लिख सकता था कि गिवन क्या है, फिर थोड़ा फिगर बना दिया, फिर करा, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि 8 टाइम स्लॉट हैं और चैनल एंड ईच टाइम स्लॉट कंटेन्स 156.25 बिट्स, है ना। बाकी क्वेश्चन तुम पढ़ सकते हो, सो पॉज करके पढ़ लो। और इतना कुछ है नहीं पढ़ने का, थोड़ा सा वैल्यू में थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पे 270.833 है क्वेश्चन में, 7 के बाद 2 डॉट दे रखे हैं, उससे थोड़ा समझ जाना, और KBPS है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट है टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ बिट। टाइम ड्यूरेशन एक बिट का, तो एक बिट लिखा, उसको डिवाइड कर दिया किससे, 2706.633, है ना, KBPS से आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पूछ रहे टाइम स्लॉट का टाइम ड्यूरेशन, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम स्लॉट दे रखा है कितना, ईच टाइम स्लॉट दे रखा है हमारे पास 156.25, तो 156.25 बिट्स है, उसको डिवाइड कर दिया इससे, है ना। इससे करते ही आ रहे हैं डिवाइड, क्योंकि ये कितना डेटा ट्रांसमिट हो रहा है चैनल से, तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर TDM में फ्रेम का पूछ रहा है, तो कितने टाइम स्लॉट हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्लॉट से, आंसर आ जाएगा,
ठीक है। एग्जैक्ट मतलब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, एक तरह से तुम्हें पता है कि बस लगाना क्या है और आंसर आ जाते हैं। बस फोर्थ वाला थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि इसमें पूछ रहे थे हाउ लॉन्ग वेटिंग टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम जब यूज़र ऑक्यूपाई जब ऑक्यूपाई करा जाएगा सिंगल टाइम स्लॉट। अगर मान लो तुम्हारे पास 8 टाइम स्लॉट है, क्वेश्चन में दे रखा है ना 8 टाइम स्लॉट है ना, ये देखो 8 टाइम स्लॉट। तो अगर तुमने एक यूज़र ने एक टाइम स्लॉट ऑक्यूपाई कर रखा है तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, जैसे कि हम यहाँ करे थे, है ना। तो वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे हमारा ये पर्टिकुलर आंसर कि 8 में हमारा कितना लगता है, उन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यही था हमारा न्यूमेरिकल पार्ट, और होप तुम्हें समझ में आया होगा। और थोड़ा मेहनत अच्छी लगी हो मेरी, क्योंकि लिखता हूँ मैं, ये सब करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ तुम्हारे लिए, है ना। तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आगे भी बने रहेंगे गेट सेट स्टडी देखने के लिए। थैंक यू।